डीवीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सेट नंबर 25 को सॉल्व करेंगे और यह सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मैं आप सभी को एक नोटिफिकेशन बता देना चाहता हूँ। डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर के एप्लीकेशन से माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके माध्यम से आप हर संडे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक विभिन्न एग्जाम के लिए ढेर सारी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी लिंकें दी गई है, एक बार चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है और आपके एग्जाम में आने की बिल्कुल शत प्रतिशत संभावनाएँ हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आपका इतना तो कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम कब है और डेट फिक्स हो चुका है। जनवरी में एग्ज़ाम है, कब है तो 20 से 25 के बीच में एग्ज़ाम है, 21 को है या 24 को है, आप कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है 2 सम संख्या, तो सम संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले ये बताइए हमें। तो सम संख्या सीधा-सा मतलब यह है कि वह ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा-पूरा क्या हो? 2 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए? 2 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूरा-पूरा डिवाइड ना हो। 2 से पूरा-पूरा डिवाइड ना हो तो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सम संख्या आपका होगा 2, 4, 6, 8 इस तरीके से यह बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वहीं आपसे विषम संख्या पूछा जाए तो आप कहेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 वैसी संख्या जो 2 से पूरा-पूरा डिवाइड ना हो, यानी कि शेषफल बच जाए, उसे विषम संख्या कहते हैं। इसे कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन में कहता है 2 सम संख्या, तो 2 सम संख्या हम कोई भी मान लेते हैं। मान लीजिए 2 और 4, 2 और 4 ठीक है? यह सम संख्या है, क्या है? सम संख्या है या नहीं है? हाँ, है, बिल्कुल है। अब कहता है 2 विषम संख्या, तो 1 और 3 मान लेते हैं, का योगफल होगा। तो योगफल क्या होगा? तो यानी कि इसका योगफल पूछता है, तो 2 और 4 का योगफल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 1 और 3 का योगफल 1 और 3 का योगफल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस दोनों को फिर से जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है? सम संख्या ही है। क्या है? सम संख्या है। तो आप सोचेंगे सर क्या ये 2 और 4 पे वेरीफाई हो रहा है? सम संख्या हमें मानना है तो 2 सम संख्या यानी कि 4 और 6 मान लेते हैं। इधर विषम संख्या हमें मानना है तो 3 और 5 मान लेते हैं। 3 और 5 मान लेते हैं। क्या फिर से सम संख्या ही आएगा? तब तो ये स्टेटमेंट सही होगा ना? तो चेक कर लीजिए 6 4 10 और इधर 3 13 5 18 फिर से 18 आ गया। क्या आ गया? 18 यानी कि 18 भी आपका सम संख्या है और 10 भी सम संख्या है। तो यानी कि हम यह कह सकते हैं कि 2 सम संख्याओं और 2 विषम संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होगा? हमेशा सदैव सम संख्या होगा। क्या होगा? सदैव सम संख्या होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो आप इस स्टेटमेंट को आप अपने कॉपी में नोट भी कर लेंगे कि जब भी 2 सम संख्या और जब भी 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल क्या होगा? हमेशा सम संख्या होगा। हमेशा क्या होगा? सम संख्या होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता भी दिया हूँ कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है यदि x और y 2 संख्या हैं, यदि x और y 2 संख्या हैं, इस प्रकार है इनका योगफल यानी कि x और y का योगफल कितना है? 110। योगफल का मतलब क्या होता है? योगफल को इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं, ऐड बोलते हैं, सम बोलते हैं। ठीक है? ये सभी क्या है? योगफल का मतलब ही है यानी कि जोड़ करना। सीधा-सा मतलब क्या होता है? जोड़ करना। अब किसी क्वेश्चन में आपसे समायोजन कहा जाए, तो समायोजन का मतलब भी क्या है? जोड़ करना ही है, एडिशन करना है, सम करना है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे चलेंगे। इनका अंतर, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस और डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि घटाना। सीधी भाषा में क्या कहेंगे? घटाना। यानी कि 2 संख्या है, 2 संख्या x और y है, दोनों का योगफल कितना है? 110 और दोनों का अंतर 100 है। अंतर कितना है? 100 है। तो देखिए यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 बनेगा या नहीं बनेगा? सबसे पहले ये बताइए। तो 2 समीकरण बन गया, इससे आप हल कर लीजिएगा तो क्या मिलेगा? समीकरण को हल करेंगे तो x और y का मान मिल जाएगा। तो चलिए इस समीकरण को जोड़ने पर ही हम लोग हल करेंगे, तो y कैंसल आउट हो जाएगा, x प्लस x जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 110 प्लस 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा यानी कि 2x बराबर 210 द 210 और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 210 बटा 2 यानी कि x बराबर कितना आएगा? x बराबर आपका आ गया 105। x बराबर कितना आ गया? 105 आ गया। x बराबर 105 आ गया, तो y बराबर क्या होगा? तो किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए।
तो हम लोग समीकरण 1 में मान रख देते हैं किसका? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर इस टाइप से पूरा लिखने के बाद आप आंसर ना निकालेंगे, शॉर्ट फॉर्म में निकालेंगे। यहाँ से वो x का मान निकल गया, x प्लस वाई बराबर 110 है, x बराबर 5 हम रख देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? तो इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 x बराबर कितना है? 105 105 है तो 105 110 में से घट जाएगा। 110 में से 105 घटेगा तो कितना बचेगा? 5, यानी कि आपका आंसर होगा क्या? x बराबर 105 और y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर आपका हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में x बराबर 105 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो 100 दिया हुआ है, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में तो 90 दिया हुआ है, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में 85 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है? यहाँ पे x बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 ही एक ऐसा है जिसमें x बराबर 105 और y बराबर 5 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो किस टाइप से आपको आंसर निकालना है? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, डाटा को चेंज किया जाए, तो क्या आपसे इस टाइप का आंसर नहीं निकलेगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल लेंगे, यानी कि आपके एग्जाम में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो उसका बिल्कुल सही आंसर आप निकालने के लिए तैयार हैं। कैसे निकालेंगे? वो आपको पूरा बेसिक जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ। पूरा लॉन्ग मेथड से बताया हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा-सा आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या नोट पॉइंट आप लिख रहे हैं तो बेहतर है, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप डीवी स्टिच मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पूरा कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि सीटेट के लिए पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में अगर मैथ कंटेंट सेक्शन में 15 में 15 अगर आप अचीव करना चाहते हैं, फुल में फुल मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सारे चैप्टर बेसिक से पढ़ने होंगे। साथ में कुछ एडवांस लेवल तक भी पढ़ने होंगे। तो उसके लिए मैं आप सभी को प्रेफ़रेंस डाल रहा हूँ, यानी कि प्रेफ़र कर रहा हूँ, आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा, जो कि काफ़ी मिनिमम चार्जेज़ में आप जॉइन कर सकते हैं और बिहार भर में पूरे टॉप लेवल में, यानी कि कंटेंट मामले में कोई भी कंपैरिज़न नहीं कर सकता है। अगर कंपैरिज़न करना ही है तो कंटेंट से कीजिए, पढ़ाने के तरीके से कंपैरिज़न कीजिए, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, एनरोल कर सकते हैं, अन्यथा आप एनरोल कर लेते हैं और आपको कंटेंट समझ में नहीं आती है, क्लासेस अच्छी नहीं लगती है, तो आप 1 वीक के अंदर क्लेम भी कर सकते हैं कि आपको रिफंड चाहिए। तो अंडर अंडर 1 वीक आपको 100% रिफंड की पॉलिसी भी है, आप रिफंड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लासेस के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से आप फ्री में मॉक टेस्ट तो दे ही सकते हैं और साथ में कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा एनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या है 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य का मतलब क्या है? वैसी संख्या है जो 9 से पूरा-पूरा कटेगा तो उसका कंडीशन क्या है? तो आप पहचानेंगे तब तो। अब इस सभी संख्याओं को आप भाग कर के चेक करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। देख लीजिए भाग भी कोई छोटा-मोटा नहीं है, भाग बहुत बड़ा-बड़ा है। तो आपको एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्ज़ाम्पल के माध्यम से तरीका आप लोग पढ़ेंगे ना, एग्ज़ाम्पल के माध्यम से थोड़ा-सा सोल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, रिवाइज़ करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए एक हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 27 9, ठीक है? दूसरा नंबर लिख लेते हैं 18 9, कोई दिक्कत? दूसरा नंबर लिख लेते हैं 927, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। ये 3 नंबर लिखिए। ये तीनों नंबर आपका 9 से पूरा-पूरा क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। 9 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा कितना आएगा? डिवाइड करने पे आ जाएगा 3 और 1, यहाँ पे आएगा 2 और 1, यहाँ पे आएगा आपका 1 और 3, कोई दिक्कत? 103, यहाँ पे क्या आएगा? 103, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 103, यहाँ पे आपका 31 आएगा, यहाँ पे आपका 21 आएगा, कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। डिवाइड करने के बाद आपका तो 31 21 103 आ रहा है। तो हम जो नंबर लिखे हैं 200, 279, 189 और 927 इसके बीच में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है? तो सभी अंकों का सम कीजिए, सभी अंकों का क्या कीजिए? सम कीजिए तो देखिए तो क्या आता है? 2 प्लस 7 प्लस 9, उसके बाद 1 प्लस 8 प्लस 9, 9 प्लस 2 प्लस 7, आप ऐसे नहीं, थोड़ा-सा स्किप कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे 2 और 7 9 हो जाएगा, 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18, यानी कि यहाँ पे योग भी क्या हो रहा है? 9 से डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पे भी करेंगे तो 1 8 9 होगा, 9 और 9 18, 18/9 यानी कि ये भी आपका डिवाइड हो जा रहा है। 11 7 18, ये भी आपका क्या हो जा रहा है? 9 से डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड है, 9 से पूरा-पूरा कट जाएगा, वही संख्या हमारा 9 से विभाज्य हो, यानी कि 9 से पूरा-पूरा डिवाइड होगा। सेम कंडीशन
को संख्या 3 के लिए भी कार्य करती है। यानी कि 3 कोई संख्या को चेक करना हो 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो उसका क्या करेंगे सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है, तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। इसी तरीके से अगर किसी संख्या को 9 से डिवाइड चेक करना है, तो अगर संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूरा-पूरा कट जा रहा है, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है? कोशिश का आपको उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पीडीएफ भी आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंस्टॉल कर ही लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर कौन-सा 9 से विभाज्य है, तो हम क्या बताएँ आपको? वैसी संख्या अगर नम संख्याओं का अंकों का योग भी संख्याओं के अंकों का योग भी अगर 9 से डिवाइड है, तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड तो 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8, 8 है 1 9, 9 और 3 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 4 12 4 16 और 5 19 तो 19 क्या आपका 9 से कटेगा? तो आप कहेंगे सर कटेगा ही नहीं। जब नहीं कटेगा तो क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल होगा यानी कि डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। 2 और 1 3 जोड़ेंगे 2 और 1 3 3 और 6 9 और 9 3 12 12 1 13 13 5 18 यानी कि ये 18 इसका योग आया 18 को 9 से डिवाइड करेंगे कट जा रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 और 1 3 जोड़े 2 और 1 3 3 अच्छा 9 9 6 15 15 1 15 1 16 16 5 21 21/9 करेंगे तो क्या यह 9 से पूरा-पूरा कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 2 और 1 3 3 और 6 9 9 6 15 15 1 16 16 और 7 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23 16 7 23 क्या ये भी 9 से कटा? तो नहीं कटा। तो जो मैं आपको कंडीशन बताया वैसी संख्याएँ अगर आपको 9 से चेक करना है कि जो कट जाए पूरा-पूरा तो उसके लिए आपको यह कंडीशन याद रखना होगा कि संख्याओं के अंकों का योग भी अगर 9 से पूरा-पूरा डिवाइड हो रहा है तब भी वह संख्या क्या होगी? 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है? इस कंडीशन को आप याद रखेंगे। इसी के साथ 3 का भी कंडीशन यही है कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से पूरा-पूरा कट जा रहा है तो वह संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी यानी कि डिवाइड हो जाएगी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है थोड़ा-सा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शन को भी पढ़ लें। कहता है कि अक्षर एच अक्षर क्या है? लेटर एच में बनने बने सभी कोनों का योगफल बराबर है। किसके बराबर है? आपको ये पूछा जा रहा है। तो चलिए एच थोड़ा-सा हम लोग 12 लिखते हैं। एच आपका यही ना है? देखिए एच आपका ये है। तो कहता है इसमें जितना भी कोण बन रहा है, सभी कोनों का योगफल क्या है? सभी कोनों का योगफल क्या है? आपको यही बताना क्या है? यही आपको बताना है। तो क्या ये सभी कोनों का योग आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं एक गोला का एंगल पूछा जा रहा है, यानी कि इसके चारों तरफ जो भी एंगल बन रहे हैं, उसका योग क्या है? वही ना पूछा जा रहा है। एज के चारों तरफ देखेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो 360 डिग्री। कितने डिग्री का? तो 360 डिग्री। तो कहता है त्रिभुज के कोनों का योग, तो त्रिभुज के कोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री ना होता है? ये तो गलत हो गया ना, 360 के बराबर तो नहीं हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत। आगे देखिए, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण के सम्मुख कोण, एक समकोण त्रिभुज और कर्ण के सम्मुख, तो कर्ण के सम्मुख क्या है? समकोण यानी कि 90 डिग्री। ये तो 90 डिग्री कह रहा है ना, तो 90 डिग्री 360 डिग्री के बराबर कैसे होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। यहाँ पे कहता है एक समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष पर एक समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? तीनों भुजा आपस में बराबर और तीनों कोण भी आपस में बराबर हो। कि एक शीर्ष पर बने कोण के चारों गुने के 4 गुने के 4 गुने इस शीर्ष पर जो एंगल बन रहा है, तो शीर्ष पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री का यानी कि त्रिभुज में इस समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो कितना-कितना होगा? 60-60 होगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 60-60 डिग्री आएगा। और शीर्ष पे कहता है कि उसका 4 गुना, तो 60 का 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 60 का 4 गुना करेंगे तो 240 आएगा। तो क्या ये 360 के बराबर है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। जब बराबर नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 कैसे आंसर सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 गलत है। तो कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कैसे सही है? इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक चतुर्भुज के अंतःकोणों के योग, तो चतुर्भुज क्या होता है? 4 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ये क्या हो गया? देखिए यहाँ पे अंदर में समकोण बन रहा है, इधर भी समकोण बन रहा है, इधर भी समकोण बन रहा है, इधर भी समकोण बन रहा है। तो क्या होगा? यह 90 गुना 4 करेंगे तो 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360 डिग्री।
तो क्या यहाँ पे एज के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो बिल्कुल बन रहा है और 360 के बराबर ही 360 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि विनीस का जन्म 8 अगस्त 2007 में हुआ, यानी कि 8 तारीख 8वां महीना 2007 में हुआ। 31/7/2022 में उसकी आयु थी। यानी कि 31/7वां महीना 2022 से आपको क्या करना है? इसका एज माइनस करना है। एज आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले? यहाँ पे आप इसको घटाते तो आप तो कहते सर घट जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए, नीचे वाला डेट, यह जो नीचे वाला इसका डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ क्या है? डीओबी इसका जो है 8 अगस्त 8 अगस्त और 2007। तो 2007 से तो बड़ा 2022 है, लेकिन महीना से जो महीना हमें घटाना है, अगर यहाँ पे 9 मंथ होता तो 1 महीना लिख देते। लिखते या नहीं लिखते? बिल्कुल लिखते। लेकिन यहाँ पे यही 31/7 ना होकर 31/8 होता, तो यहाँ पे महीना तो 0 होता है और ईयर आपका कितना हो जाता? आपका ईयर हो जाता 15 साल और इधर डेट घटाते तो कितना हो जाता? 31 में से 8 गया तो 31 में से 8 गया तो कितना होता है? 31 में से 8 गया तो हो जाता कितना? 23। कितना होता है? 23 हो जाता। यानी कि 23 दिन। तो ऑप्शन नंबर 23 दिन किस में दिख रहा है? देखिए 31 दिन होगा क्या? 31 दिन होगा क्या? 30 दिन होगा? 30 दिन होगा? कभी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर तो 3 ही सही है। लेकिन यहाँ पे 2022 में से 2007 घटाएँगे तो 15 आएगा। लेकिन यहाँ पे 7 महीना में से 8 महीना तो घटेगा नहीं, तो हासिल लेना होगा। जब हासिल लेंगे तो 1 साल में 12 महीने होते हैं। 1 ईयर में कितने महीने होते हैं? तो 12 मंथ होते हैं। जब 12 मंथ कॉमन लेंगे तो 7 मंथ तो इसके पास पहले से ही है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि हम लोग समय को घटाते हैं ना, 31 तारीख और महीना हम लिख देते हैं कितना 12 साथ जोड़ देंगे तो 19 माह हो जाएगा और इधर 2021 लिख देते हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें से हमें घटाना है 8 तारीख 8वाँ महीना और 2007 घटाएँगे। 2007 जब घटाएँगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा और इधर आपका यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। यानी कि 23 दिन 11 माह 14 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कैसे घटाते हैं, कैसे कॉमन लेते हैं, कैसे हासिल लेते हैं, ये जानकारी आपको हो चुकी होगी। उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है जून 2022 में बिजली के 1 यूनिट में 1 मीटर में रीडिंग 263 यूनिट थी। 1 मीटर है, एक क्या है? मीटर। 1 मीटर यूनिट में कितना है? रीडिंग में कितना है? तो 263 यूनिट है। कितना है? 263 यूनिट थी। अगले माह यह रीडिंग 345 हो गई। यानी कि अगले माह नेक्स्ट मंथ यह क्या हो गया? नेक्स्ट मंथ यह हो गया हमारा 345। अगले मंथ 345 यूनिट हो गया और यूनिट हो गई। यदि प्रथम 50 यूनिटों के लिए विद्युत शुल्क ₹4 है। प्रथम यानी कि फर्स्ट, यह कॉस्ट बताता है। फर्स्ट प्रथम 50 यूनिट, फर्स्ट 50 यूनिट के लिए प्रति यूनिट यानी कि ₹4 प्रति यूनिट है। ₹4 शुल्क है प्रति यूनिट है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। 1 यूनिट के लिए ₹4 देना होगा तथा 51 से 100 यूनिट के लिए यह शुल्क ₹5 है। यानी कि कहता है 51 से लेकर और 100 तक आपका यूनिट का खर्च है, तो इसके लिए आपको कितना देना है? इसके लिए आपको ₹5 यूनिट देना है। ₹5 पर यूनिट के हिसाब से रुपया देना है। ₹5 यूनिट के हिसाब से रुपया देना है। तो जुलाई 2022 के लिए कुल विद्युत शुल्क क्या होगा? जुलाई कहता है जुलाई 2022 के लिए कुल विद्युत शुल्क क्या होगा? आपको यह बताना है। तो देखिए 1 मीटर जून में यह रीडिंग करता है। किस मंथ में है? जून में 1 मीटर में रीडिंग करता है तो 263 यूनिट। अगले मंथ जब रीडिंग करता है तो 345 यूनिट है। कितना यूनिट? 345 यूनिट है। यानी कि नेक्स्ट मंथ आपका कौन-सा होगा? जुलाई ही ना होगा। जून के बाद क्या आता है? जुलाई आता है। नेक्स्ट मंथ यानी कि जून के बाद अगला महीना कौन है? जुलाई है। अगला महीना जुलाई है यानी कि जुलाई लिखेंगे। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो जुलाई हुआ। तो देखिए पहले जब हम रीडिंग करके गए थे तो 263 था और जैसे ही दूसरे मंथ में आया तो 345 हो गया। तो कितना यूनिट खर्च कितना यूनिट हुआ हुआ तो जब इसको आप घटाएँगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे
हासिल लेंगे 4 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? हासिल लेंगे 14 बनेगा, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पे 3 में से 1 हासिल में चला गया तो 2 बचा, 2 में से 2 गया यानी कि 0। यह 82 यूनिट हुआ। कितना हुआ? 82 यूनिट। तो खर्च कितना किया? 82 यूनिट। तो टोटल एक्सपेंस रे कितना है यूनिट? तो 82 यूनिट खर्च किया, तो यह किसके बीच में आ रहा है देखिए? क्या 50 यूनिट के हिसाब से आ रहा है क्या? 50 यूनिट से कम खर्च करता तब तो ₹4 लगता ना, लेकिन ये तो 50 यूनिट से ज़्यादा खर्च किया है। यानी कि इसका 1 यूनिट के लिए कितना रुपया देना होगा? यो 1 यूनिट के लिए इस व्यक्ति को ₹5 देना होगा। तो ₹5 जब देगा, तो 82 यूनिट के लिए कितना रुपया देगा? 82 यूनिट के लिए कितना रुपया देगा? तो आप कहेंगे सर 82 में 5 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना आपको देना होगा। यहाँ पे 82 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और 8 पचे 40, 8 पचे 40 कितना होगा? 8 पचे 40 ₹410 इसको देना होगा। किसको देना होगा? ₹410 इस आदमी को देना होगा जुलाई मंथ के लिए, ठीक है? या आपका 410 इसका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है एक खिलौना कार का मूल्य ₹35 कार का मूल्य कितना है? ₹35 है। एक केले का मूल्य ₹2.5 है। एक नोटबुक का मूल्य ₹25 है तथा नींबू के जूस के 1 गिलास का मूल्य ₹12.5 है। यदि वरुण के पास ₹50 वरुण के पास कितना रुपया है? ₹85 वरुण के पास मात्र ₹50 है। आप ध्यान रखेंगे कितना रुपया है? तो ₹50 है। तो निम्नलिखित में से किस संयोजन के लिए उसके पास पर्याप्त धनराशि किस संयोजन के लिए यानी कि कौन-सा इसमें से खरीद सकता है? जो वरुण अच्छे तरीके से खरीद सके। तो एक नोटबुक है, एक क्या है? नोटबुक का मूल्य कितना है? तो नोटबुक का मूल्य ₹25 है, ₹25 एक केला का मूल्य कितना है? ₹2.5 एक केला का मूल्य ₹2.5 है। आगे कहता है नोटबुक हो गया, केला हो गया, अब जूस 2 गिलास, तो 2 गिलास जूस का मतलब क्या है? 1 गिलास जूस का दाम है ₹12.5 तो 2 गिलास का ₹25 ये तो 25, 25, 50 इसका जब समायोजन करेंगे तो ₹25 ₹2.5 प्लस ₹25 तो ये तो हो जाएगा आपका ₹52 50 पैसा, ₹52 50 पैसा लेकिन इसके पास तो ₹85 है, तो यह कहाँ से सक्सेस है? कभी सक्सेस है? नहीं। हमारे पास पैसा है 50 तो खर्च हम कहाँ से ज़्यादा कर देंगे? बिल्कुल नहीं होगा ना, ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, आगे चलते हैं। एक खिलौना, तो खिलौना कार का मूल्य कितना है? ₹35 2 केला, तो 1 केला का दाम ₹2.5 तो 2 केला का दाम 2.5 गुना 2 करेंगे यानी कि ₹5 एक नोटबुक का तो ₹25 इसको जोड़ेंगे तो 35 और 5 40 और 40 और 35 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। जो कि अगर रुपया मेरे पास 50 है तो हम 75 कैसे खर्च कर देंगे? जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। एक नोटबुक यानी कि नोटबुक का दाम ₹25 है, 2 केला 1 केला का दाम ₹2.5 तो 2 केला का दाम ₹5 1 गिलास जूस का दाम है ₹12.5 तो ₹12.5 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ₹25 और ₹5 ₹30 और ₹12.5 यानी कि ₹42.5 कितना? तो ₹42.5 हम खर्चा करने के योग्य हैं यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पे कहता है 2 नोटबुक, तो 1 नोटबुक का दाम ₹25 तो 2 नोटबुक का दाम ₹50 1 केला का दाम ₹2.5 तो इसको आप जोड़ेंगे तो ₹50 ₹2.5 कितना हो जाएगा? ₹52.5 जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे पास ₹50 है तो हम ₹50 से कम खर्चा कर सकते हैं, लेकिन ₹50 से ज़्यादा किसी भी हाल में कैसे भी हम खर्च नहीं होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ₹52.5 होगा। ₹52 गलत हो जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा जो कि ₹42 50 पैसे ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिकतम है? क्षेत्रफल अधिकतम है, यही बता दें। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का जब आप एरिया लिखेंगे यानी कि इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, इसका फ़ॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि लंबाई इसका मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। यह हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। वर्ग का एरिया क्या होता है? तो वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। क्या होगा? साइड गुना साइड भी लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो पाई का मान 22/7 रख लेते हैं और यहाँ पे आर का मान तो 2 गुना 2 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 दूना 44, 44 दूना 88, 88/7 तो इसको जब आप घटाएँगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 7 18 18
2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 साढ़े 12 कितना होगा? साढ़े 12 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग साढ़े 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे कहता है समबाहु भुजाओं 3 इकाई और 4 इकाई कर्ण को छोड़कर वाला समकोण त्रिभुज का क्या होगा? समकोण त्रिभुज का 2 गुने 1/2 और लंबाई आधार गुने ऊँचाई 1/2 आधार गुना ऊँचाई, तो 2 से 4 कटेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा आपका तो यही आ रहा है ना त्रिभुज। त्रिज्यीय 2 इकाई वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? अधिकतम है। यानी कि बिल्कुल सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होता, वर्ग का क्षेत्रफल पता होता, फिर आयत का क्षेत्रफल पता होता, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होता, तब तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर निकालते ना। इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊँचाई, जबकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई और वर्ग का भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़े? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक गणित टेस्ट में कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे दर्शाए अनुसार हैं। 6, 1, 2, 8, 5, 0, 5, 5, 1, 9, 7, 8, 5, 0 इस टाइप से अंक दिए गए। कितने विद्यार्थियों ने 5 यानी कि 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त किए? तो 5 से कम वाले को छोड़ देना है यानी कि 0, 1, 2, 3 और 4 ये जो अंक प्राप्त किए होंगे इसे आपको काउंट नहीं करना है। बाकी जो भी अंक इसमें मिले हैं बच्चे को, वह सभी आपको काउंट कर लेना है। तो चलिए काउंट करते हैं। 6 आपका क्या होगा? काउंट हो जाएगा। 6 आपका काउंट हो जाएगा। 8 भी काउंट हो जाएगा, 5 भी काउंट हो जाएगा क्योंकि 5 कहता है 5 या 5 से अधिक, तो 5 को भी हम लोग काउंट करेंगे। इसके बाद है 9 को भी काउंट करेंगे, 7 भी काउंट करेंगे, 8 भी काउंट करेंगे, फिर से 5 काउंट करेंगे। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 को काउंट करेंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, ठीक है? यहाँ पे 7 को काउंट करेंगे, 8 को काउंट करेंगे, 9 को और 8 को। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अब इसको आप काउंट कर लीजिए कितना है? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितना आ रहा है? तो 17 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, सेम उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। कोई दिक्कत? तो बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़े? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि निम्नलिखित पैटर्न में अगली पंक्ति के दाएँ ओर क्या संख्या होगी? तो कहता है 1 गो जोड़ 3 गो जोड़ बराबर 4 बिल्कुल सही है। 1 का 3 और 5 यानी कि सम संख्या नहीं विषम संख्या को जोड़ रहा है। क्या? विषम संख्या को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे जोड़ेगा तो क्या होगा? 1, 3, 5 जोड़ेगा तो फिर से 9 आ जाएगा। 1, 3, 5, 7 9 1, 3, 5, 7 को जोड़ेगा तो 16 आ जाएगा। तो अगला क्या हो जाएगा? अगला यह जोड़ेगा तो 1, 3, 5, 7, 9 जोड़ेगा। या देखिए यहाँ पे जितना भी संख्या है यह सभी क्या है? अभाज्य संख्या। तो अगला जोड़ेगा तो या तो इससे आंसर आ जाएगा, तो 1 का 3 जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 और 5 9 और 9 9 18 18 5 25 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ पे 25 आपका ऑप्शन मिल गया, अगर 25 इसमें ऑप्शन नहीं होता, 25 ऑप्शन नहीं होता, तो इसका दूसरा तरीका था 1 3 5 7 जोड़ते, जबकि 9 को छोड़ के हम 11 को जोड़ते, क्योंकि सभी अभी तक अभाज्य संख्या को जोड़ा था, तो हमें भी अभाज्य संख्या को ही जोड़ना पड़ता था। ऐसे जोड़ते तो कितना आ जाता? यहाँ पे जोड़ते तो 2 और बढ़ जाता तो 27 आता, यानी कि 25 ऑप्शन में नहीं होता तो 27 ज़रूर होता। 11 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 7 जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा, 18 और इधर 4 जोड़ेंगे तो 22 22 5 22 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है? और 25 ऑप्शन में नहीं होता तो 27 ज़रूर होता। इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी क्या है? इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है, जीवन एक आयत में जिसे 100 समान वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक आयत है, तो आयत का कंडीशन क्या है? आमने-सामने की भुजा बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। तो ये आपका आयत हो गया। आयत को जिसे 100 समान वर्गों में विभाजित किया गया। इसे 100 बराबर भागों में क्या कर दिया गया? 100 बराबर भागों में बाँट दिया गया, यानी कि टाइप में बाँट दिया गया। क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। 100 बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया। 1 से 100 तक अंक संख्याएँ लिखी गई। सभी पर एक-एक पर क्या लिखा गया है? 1 से लेकर और 100 तक संख्या लिखी गई है। इसको 100 बराबर भागों में बाँट दिया गया है। कितने भागों में? 100 बराबर भागों में बाँट दिया गया है और यहाँ पे प्रत्येक भाग को 1,
2 इस टाइप से सब पे नंबरिंग किया गया है। कहाँ से? तो 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 100 तक। इसमें कहता है मीनू नाम का एक मीनू क्या है? मीनू नाम का मीनू 8 के सभी गुंजों को पीले रंग से छायांकित करता है। 8 जो 8 का गुणज है, 8 का मल्टीपल जो है, उससे पीला रंग से क्या करता है? मल्टीपल, मल्टीपल है उससे क्या करता है? 8 का जो मल्टीपल है उसे पीला रंग से छायांकित कर देता है, यानी कि 8, 16, 24 इसके बाद क्या हो जाएगा 32 आगे हो जाएगा आपका आप आगे क्या हो जाएगा 40 इस टाइप से यह जो 48 इस टाइप से आपका हो जाएगा 56, 64 64 इसके बाद क्या हो जाएगा 72, 80, 88, 96 इसके आगे तो कोई होगा ही नहीं क्योंकि हमें 1 से लेकर 100 तक ही चेक करना है। 1 से 100 तक यह होगा। इसके बाद कहता है पीले रंग से छायांकित कर देता है, महीन इनमें से 9 के सभी गुंजों को। तो महीन जो नाम का लड़का है, महीन 9 के मल्टीपल को 9 के क्या? मल्टीपल को क्या करता है? मल्टीपल को रंग देता है। तो यहाँ पे 9, 18, 27, 36 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99 कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें देखिए कौन-सा एक ऐसा नंबर आपको मिल रहा है जो दोनों में कॉमन हो? आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कहता है इस आयताकार व्यूह में मैट्रिक्स में सबसे बड़ी संख्या जिसमें दोनों रंग भरे गए हैं, निम्न में कौन-सी है? देखिए यहाँ पे एक ऐसा संख्या आपको मिलेगा 72 जो कि 8 के मल्टीपल में भी मिल रहा है और 9 के भी मल्टीपल में मिल रहा है। यानी कि सिर्फ़ 72 ही एक ऐसी संख्या है, जो क्या है दोनों में कॉमन है और इसमें दोनों रंग भरे गए हैं। यानी कि पीला रंग भी और ब्लू रंग भी, दोनों रंग भरे गए हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। 8 9 72 ऐसे भी होता है तो सबसे बड़ा आपको संख्या देखना था। इसलिए आपको 72 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे यह क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में बनाकर लाएँगे और काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 3 आकृतियाँ वृत्त, वर्ग और त्रिभुज दी। यह पैडोलॉजी से संबंधित हम कह सकते हैं कि मैथ कंटेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो पैडोलॉजी के भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंटेंट पैडोलॉजी की यह क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है, थोड़ा-सा इसे देख लीजिएगा और घर से पढ़कर आने की कोशिश करेंगे और इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँगे। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आगे जो क्वेश्चन है आगे जो भी क्वेश्चन है वह सभी समाप्त हो चुके हैं और हमारा सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक जानकारी बता देना चाहता हूँ और आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा। क्योंकि डीवी स्टिच मोबाइल एप्लीकेशन पे यह कोर्स अभी बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे उपलब्ध है और बेस्ट कंटेंट के साथ उपलब्ध है। तो कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा अगर आप मैथ कंटेंट सेक्शन में 15 प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं डिवी स्टिच मोबाइल एप्लीकेशन पे सीटेट का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स अपलोड कर चुका हूँ, जो कि समराइज़ यानी कि शॉर्ट नोट्स है और सभी विषयों के लिए, पाँचों सेक्शन के। हिंदी, संस्कृत, सीडीपी, ईवीएस और मैथ सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स है, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो चुका है। आप लोग ज़रूर बताएँगे कि सेशन आपको कैसा लगा? अगर सेशन अच्छी लगी होगी तो सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। फिर कल मिलेंगे।